बाहर से इन्फेक्टेड होकर अगर आदमी आ रहा है, अगर आपका स्क्रीनिंग होगा हल्का सा, अगर आप पॉजिटिव आते हैं 14 दिन आपको क्वारंटाइन रखा जाएगा, आपको फ्री में दवा दी जाएगी, खाना दिया जाएगा आपको, उसके बाद आप अपने घर चले जाइएगा। मेरे वार्ड में आशा की बहाली हुई, मुझे पता तक नहीं चला। इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आप? डायरेक्ट रूप से मुखिया जी हैं। जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के, पोषण को लेकर के और शिक्षा को लेकर के काफ़ी जागरूक है, काम कर ही रही है। मुखिया जी को चाहिए कि गांव में किसी के माध्यम से, मैं वार्ड मेंबर हूँ, मेरी पत्नी वार्ड मेंबर है, अगर वो मुझे कहते या मेरी पत्नी को फ़ोन करके कहते, जब कोरोना का टाइम आया था तो कम सन्नाटा सा लगता था। आप जब पूरा लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन था, जब घर के आदमी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस टाइम में भी मैं जॉब पर जाता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सक्सेस पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं शिक्षा, समाज और सकारात्मक बदलाव की। आज का एपिसोड बेहद खास है, जिसमें हम बात करने वाले हैं यूनिसेफ और उसकी टीम बीएमसी के बारे में। आज हमारे बीच एक शख्सियत मौजूद हैं जो अपने पहचान के मोहताज नहीं है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप अपनी जुबानी अपना परिचय दे दें। धन्यवाद नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि आपने अपने पॉडकास्ट के लिए मुझे निमंत्रण दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा परिचय ये हुआ कि मैं शादाब अली, और अभी फ़िलहाल जो है मैं लौकी में एज ए बीएमसी ब्लॉक मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर मैं यूनिसेफ में कार्यरत हूँ 2011 से, और फिलहाल अभी तक ऑनगोइंग डेट तक। सर, बहुत अच्छी बात है कि आप यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं और यूनिसेफ में एज ए बीएमसी टीम की तरफ काम कर रहे हैं। सर देखिए, लोगों के बीच में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं कि यूनिसेफ क्या होता है और बीएमसी क्या होता है। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप ये निष्कर्ष निकाल दें, आप ये लोगों को बता दें कि यूनिसेफ का मतलब क्या होता है और बीएमसी का मतलब क्या होता है। जी बिल्कुल। यूनिसेफ जो है पहले तो बहुत लंबा नाम था, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, लेकिन उसको शॉर्टकट कर दिया गया है अभी फिलहाल यूनाइटेड नेशन फॉर चिल्ड्रन, सॉरी यूनिट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये बच्चों पे और बच्चों की माँओं पे, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उस पर काम करता है। इनके बहुत सारे विंग्स हैं, जैसे आप हेल्थ सेक्टर तो है ही इसका, उसके बाद एजुकेशन लाइन में है, शेल्टर होम जहाँ पे रिफ्यूजीज कैंप होते हैं वहाँ पे इनका हेल्प आपने देखा होगा पहले गाजा में। अब मैं आपको तफसील से बाद में बताऊंगा जी, इनके सारे हैं। तो एज ए मैं यूनिसेफ में एज ए बीएमसी मैं अभी कार्यरत हूँ। सर, यूनिसेफ की अगर बात करें तो यूनिसेफ तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको बीएमसी की क्यों जरूरत पड़ी? बीएमसी की क्या भूमिका है यूनिसेफ में? जी, बीएमसी का यहाँ पर मेरा जो मैंने आपको पहले बताया होगा अपने पोस्ट के बारे में, ब्लॉक मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर। तो हमारे इससे बंदे हमारे पूरे बिहार में हर जगह मौजूद हैं, एक ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे, जिनका काम है मोबिलाइजेशन का पार्ट है हमारा। जैसे पहले जब 2011 में जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो मुझे स्पेसिफिक दिया गया था, पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा था जो बिहार सरकार और भारत सरकार गवर्नमेंट की तरफ से 1995 से चल रहा है जी। तो मेरे ख्याल से 2014 में ये हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब भारत पोलियो फ्री हो गया था। उसके बाद सर्टिफिकेट मिला है इसको 2017 में जी। जाना अभी कि आपने बताया कि यूनिसेफ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें बीएमसी बिल्कुल बैकबोन की तरह काम करती है। जैसे कहते हैं ना कि एक नदी है, नदी बह रही है तो उसके ऊपर में पुल चाहिए किनारा लगाने के लिए, वैसे ही बीएमसी टीम काम कर रही है यूनिसेफ के लिए। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि बीएमसी की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इसके अलावा, मतलब आपने जो भी काम बताया इसके अलावा और क्या भी जिम्मेदारियां हैं? जी, जैसे कि ब्लॉक में हम काम करते हैं तो ब्लॉक के हेड हुए, हमारी जिम्मेदारी में है बहुत सारे काम हैं। जैसे मैं बता दूं पहले कि जो हमारे ब्लॉक में जो हॉस्पिटल में जो HSC या PSC होता है जी, उसमें जितनी ANM होती है, मतलब नर्सेज होती हैं जी, उनका मुझे ट्रेनिंग देना है, मतलब एज ए ट्रेनर। उसके बाद जितनी नर्स को ट्रेनिंग देने का काम आप ही लोग करते हैं? जी, नर्स का ट्रेनिंग देना है। उसके बाद आशा का ट्रेनिंग हो गया, जब ये मतलब कोई सही प्रोग्राम आ रहा है, लॉन्च हो रहा है तो उससे संबंधित पहले हम लोग की ट्रेनिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट में होती है, सदर हॉस्पिटल में। फिर वो मुझे वही आपको बोलना है आकर के यहाँ पे, आशा को समझाना है तो क्या कौन सा प्रोग्राम आ रहा है, किससे संबंधित है, क्या हमारा टारगेट होगा, किस बच्चों को देना है या महिलाओं को देना है,
बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनको भी बहुत ट्रेनिंग देना, क्योंकि एक्चुअली फील्ड में अल्टीमेटली काम वही करते हैं, काम हम लोग नहीं करते। हम लोग समझाने का है, हम लोग समझाएंगे, गाइडलाइन देंगे हमको, उसके बाद वो काम करेगी, मतलब क्षेत्र में जा करके वो काम करेंगी, और उनका फिर बाद में ये डाटा लेना है हमको कि आज कितने बच्चों का, मान लीजिए टीकाकरण करवाना, पोलियो का प्रोग्राम चल रहा है, तो आज कितने घरों में उसका टारगेट था, कितने घर उसके टारगेट थे आज, और वो कितना घर टारगेट के वर्सेस जो कितना अचीव की है, वो कितने बच्चे छूट गए, किस कारण से छूट गए, बहुत सारा रीजन होता है वो, तो उसको करना। उसके बाद वो डाटा कंपाइल करके मैं डिस्ट्रिक्ट से फिर मतलब बिहार में जो पटना जो ऑफिस है वहाँ जाता है। सर, आपने जैसे कि बताया कि आप एएनएम को ट्रेनिंग देते हैं, सेविका को ट्रेनिंग देते हैं, आंगनबाड़ी में जो काम करती है, और जो आशा होती है उनको भी आप ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। लेकिन गांव में हम लोग देखते हैं कि ये लोग उस लेवल पे काम नहीं करती है जिस लेवल से आप लोग ट्रेनिंग देते हैं। इसकी क्या मतलब खामियां हो सकती हैं, क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत ये आ रही है अभी कि देखिए आशा की बहाली जैसे अभी हुई है, जो पुरानी आशा है हमारे यहाँ वो बहुत 8वीं क्लास की पढ़ी लिखी है, बहुत सारे का फेक डिग्री है, कोई पढ़ी लिखी नहीं है। बहुत सारी आशा मुझे क्षेत्र मिली ऐसी जो साइन भी करना नहीं जानती है, तो उस लेवल का वो पहले से बहाली हो चुका है, तो आप उसको हटा नहीं सकते। तो दिक्कत यही आ रही है कि जो हम लोग समझाना चाहते हैं वो समझ नहीं पाती है, वो खुद पढ़ी लिखी है नहीं, वो डिपेंड हो जाती है दूसरों पे, मतलब अपने बेटे पे या अपनी बेटी पे या घर के जो हैं, और उनके सारे बच्चे भी हैं जो बाहर रहते हैं, वो अपने कामों में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ वर्क जो हो जाता है बीच में, जिस कारण जो है बहुत सारे काम जो है पेंडिंग में चले जाते हैं, दिक्कतें आती है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन आप लोग प्रयास करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे बीएमसी अपना काम तो करती है, ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ मकसद होता है इसका, टारगेट अचीव करने का कुछ टारगेट वगैरह भी होता है? नहीं, हम लोग कोई टारगेटेड नहीं है हम लोग का। एक वर्क होता है हम लोग का, वर्क प्लान हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये अक्टूबर चल रहा है, तो नवंबर में जिस दिन हम जो काम करेंगे 30 दिन का डेटा देना पड़ता है पहले ही से, 1 महीना पीरियड, मतलब 30 तारीख को अगले महीने का पूरा प्रोग्राम, कहाँ हम रहेंगे, इतनी मतलब स्पेसिफिक रहता है वो, इतना बजे से इतना बजे तक कहाँ पे रहना है और इतना बजे से इतना बजे तक कहाँ पे रहना है। 1 महीने पहले वो वर्क प्लान हम लोग दे देते हैं, मतलब अपने जो हमारा बॉस, डायरेक्ट बॉस है उसको। उसके बाद उस पर डिपेंड करता है, वो अब मेरी मॉनिटरिंग करना चाहे अगर, तो वो उस प्लान को लेकर के खुद मुझे फोन नहीं करेंगे कि मैं आ रहा हूँ, अब वो देख लेंगे पर्टिकुलर आज ये इतना तारीख है, उस डेट में इसका प्लान कहाँ पे है, वो डायरेक्ट उस जगह पे पहुंच जाएंगे। अगर वो वहाँ में मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज वो मुझे कॉल करेंगे आप कहाँ पे हो। अच्छा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। सर, बीच में एक चीज और पूछना चाहेंगे जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि जैसा कि देखते हैं कि यूनिसेफ और बीएमसी लगातार अपने कामों को अच्छे तरीके से कर रही है, लगातार रूरल लेवल पे काम करवा रही है, लेकिन अभी भी जिसको बोलते हैं कि देखिएगा गांव भर में अभी ऐसा होता है जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इसकी घटनाएं अभी भी हो रही है। बिल्कुल। क्या कारण हो सकता है इसका? कारण है, जैसे घर में हमारी महिलाएं हैं, वो जाते हैं, बहुत भारत सरकार की तरफ से और अपने बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज या फिर जो आशाएं हैं उनके क्षेत्र में, वो उनके प्रॉब्लम की वजह से कि वो उन गर्भवती तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो वो अगर पहुँच करके उनकी लाइजनिंग करके उनको समझा करके, आशा जो एक होती है, आशा का मतलब ही होता है वो मतलब अपने पोषक क्षेत्र जो होता है, अपने वार्ड का जो होता है, उनको समझाना, उनका मोबिलाइजेशन का पार्ट है कि आप समझाएं कि आप गर्भवती हैं, अभी आपको क्या क्या पौष्टिक आहार खाना चाहिए, अभी कितनी देर सोना है, आपको झुकना नहीं है, भारी काम नहीं करना है, उनको समझाया जाए अगर, और वो अगर खाना पीना मेंटेन रखे। असल मेन होता है आपको आयरन की कमी, ठीक है, और उसके बाद ब्लड कम हो जाता है तो एनीमिक हो जाती है, हाँ एनीमिक हो जाती है बाद में, और डिलीवरी के टाइम में पीपीएच हो जाता है, मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज जिसको बोलते हैं, पहले मतलब इसको क्या बोला जाए, बच्चा का नुकसान हो जाता है आसान शब्दों में, अगर तो पीपीएच बोला जाता है, तो वो सब दिक्कतें आती हैं। अगर वो ब्लड सही रहे उसका, जिसका ब्लड का जो लेवल होना चाहिए 10 या 11 जो महिला का होता है, वो अगर मेंटेन करती है तो वो दिक्कतें नहीं आएंगी, इससे बचाया। यानी कुल मिलाकर के सर कहना चाहते हैं कि जो भी मातृ मृत्यु दर है, इसके पीछे मेन कारण है आशा का, क्योंकि आशा अगर एक्टिव नहीं रहेगी जिस पोषक क्षेत्र में, वहां पे इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी। तो अब सर आप लोग इसके पीछे तो काम करते हैं, तो फिर भी वो लोग क्यों नहीं मतलब काम करते हैं अपने ग्राउंड लेवल पर आकर के?
देखिए, एक ब्लॉक में लगभग 250 आशाएं होती हैं जी। हर वार्ड में हुआ। अब तो एक एक वार्ड में 2-2 आशाएं हैं, जहाँ का जनसंख्या ज़्यादा है, ज़्यादा आशा रहती है वहाँ पे। और हम लोग एक जगह बैठा के ट्रेनिंग दे सकते हैं, समझा सकते हैं। अब कुछ जगह मॉनिटरिंग करना, मतलब मेरा जो काम है तो वीकली 2 डेज जो है हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं आशा का, जो मतलब टीकाकरण स्थल होता है आंगनबाड़ी केंद्र पर, तो हम लोग समझा देते हैं वहाँ पर। और ये पॉसिबल नहीं है कि 250 आशा का आप जा करके फिजिकली वेरीफाई कीजिए और समझाइए और घर घर जा करके बात कीजिए आप, तो ये इम्पॉसिबल बात है। जब तक वो नहीं चाहेंगी तब तो ये काम नहीं हो सकता है। अच्छा सर, ये भी तो कह सकते हैं ना कि जैसे इसमें वैकेंसी क्रिएट होता है, जो भी लोग इसमें आते हैं, आशा से जुड़ते हैं या आंगनबाड़ी बनती है या एनएम बनती है, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो ये सरकार का जो पॉलिसी है उसमें उसको करने का, ज्वाइनिंग करवाने का, तो हमको ऐसा लग रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि सरकार की ये जो पॉलिसी है उसमें ज्वाइन करवाने का, ये करप्ट है, या यूनिसेफ और बीएमसी का जो अपना एक शेड्यूल है वो करप्ट है? क्या दिक्कतें हो रही है? देखिए, यूनिसेफ का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंटेशन नहीं है, ये भारत सरकार की तरफ होता है और यहाँ पर नीचे लेवल पर मान लिया जाए तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये क्रिएट किया जाता है पद को, है ना। तो यहाँ पे करप्शन यहाँ पे होता है। मान लीजिए आपके क्षेत्र में आशा नहीं है, आपका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आशा नहीं है, उसके लिए बहाली का अनाउंस होना चाहिए, मुखिया के द्वारा ये किया जाता है, अनाउंस होगा कि भाई यहाँ पे पद खाली है। तो उससे रिलेटेड जितने भी हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, वो इसका आम सभा होना, मुखिया के द्वारा आम सभा करवाना है उस वार्ड में या उस पंचायत में। उसके बाद जितने भी हैं, मतलब इच्छुक हैं जो आशा के लिए, तो वो अपना फॉर्म निकालता है, फॉर्म करके अपना बायोडाटा दे करके सब मुखिया के पास जमा होगा। उसके बाद डिपेंड करता है यहाँ पे मुखिया जी का कि उस पंचायत के जो मुखिया जी है, मैं पर्टिकुलरली मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक ये चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारा मुखिया हो या फिर कहीं और का मुखिया, मैं तो यहाँ काम नहीं करता, जो यहाँ के बारे में जानता हूँ, जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, चाहे लौकी में जो काम कर रहा हूँ वहाँ का हो या मैं फुलपरास में काम कर रहा हूँ वहाँ का हो, ठीक है। तो डायरेक्ट वहाँ का उनका हक बनता है कि वो जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और जो टेक्निकल भी, बहुत सारी अभी आशा ऐसी हैं जो कंप्यूटर में भी महारत हासिल है और ग्रेजुएशन भी की हुई है, अभी वो बेरोजगार हैं तो फिलहाल अपना कर दिया आशा में तो बहाल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे धांधली हो जाती है, आप पैसा दे दीजिए 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये तक अभी चल रहा है, आप पढ़ी लिखी हो चाहे ना हो, कोरम पूरा कर दिया जाता है रजिस्टर पे, आम सभा होता भी नहीं है, साइन हो गया, मुखिया जी का भी साइन हो गया, सभी का फेक साइन भी हो गया, जो मतलब मान लीजिए कि अब मैं अपनी वाइफ का कराना चाहता हूँ आशा में, तो हमारे जो हमदर्द है गांव में, जो हमारे फेवर के लोग हैं, मैं उनसे साइन करवा लिया और जाकर के वहाँ ऑफिस में जमा करवा दिया, तो हमारा चेंज हो गया। अच्छा। यहाँ पर इस लेवल पे यहाँ पे मतलब अच्छा, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या अगल बगल के क्षेत्र में, आपने कभी देखा है कि ऐसा ये जो आपने जो प्रोसेस बताया कि ये काम मुखिया का होता है, आम सभा बिठा करके प्रोसेस होता है करना, चयन करना, ऐसा कभी आपने देखा है या नहीं? होता है, एग्जैक्टली होता है। मैं गवाह हूँ उसका, कई जगह पर मैं गया, हमारे पास मोबाइल में अगर वैसा होता तो फोटो भी अवेलेबल है, मैं दिखला सकता हूँ। लेकिन मैक्सिमम जगह पे वहाँ पे विवाद हो जाता है कि मेरा क्यों नहीं होगा, जिसमें मतलब कैंडिडेट का जो मतलब गार्जियन रहता है, मेरा क्यों नहीं होगा, मैं इतना पढ़ा लिखा है, मेरी वाइफ है या मेरी बहन है, जो भी है उस पर विवाद। यानी सब एक तरह से देखा जाए तो सब अपना दबंगई दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं भी एलिजिबल हूँ, भले आप एलिजिबल होना हो लेकिन एलिजिबल वहाँ पे शो करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देगा, मैं अपने पंचायत के बारे में बोलना चाहता हूँ कि 1 नंबर वार्ड में भी फिलहाल कुछ दिन पहले आशा की बहाली जी, मैं उसी से रिलेटेड आदमी हूँ, 2011 से वर्क कर रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 साल मुझे जॉब कर हुए, लगभग 14 साल मुझे हो गए, 14 साल से ज्यादा ही हो रहा है। मेरे वार्ड में आशा की बहाली हुई, मुझे पता तक नहीं चला, और उसकी हकदार मान लीजिए कि 1 नंबर वार्ड में आशा की बहाली करनी है तो सबसे बड़ा हकदार होता है उस 1 नंबर वार्ड के लोग हकदार होते हैं कि उस वहां पर रहेंगे, चूंकि उनको जानकारी है कि किस घर में कौन लोग हैं, कहाँ पे घर बाहर, मतलब घर का आदमी बाहर में है, किसके घर में बच्चा जन्म लेना है, कौन गर्भवती महिला है, सब उसको पता है। और आप दूसरे वार्ड के लोगों को बहाली कर रहे हैं, आम सभा हुआ नहीं हुआ किसी को पता नहीं,
ठीक है। आपको नहीं लगता है कि आप जिस तरह का बयान दे रहे हैं, जिस तरह का बात बोल रहे हैं, आप पर कुछ दबाव भी आ सकता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दबाव नहीं, ये सच्चाई है और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सच्चाई है तो है, और ये बात हुई है। मुझे तकलीफ इस बात की है, इससे रिलेटेड मैं आदमी हूँ, स्वास्थ्य संबंधित आदमी है। और अल्टीमेटली जो है वो आशा जब उसकी बहाली हुई तो सबसे पहले मेरे ही घर पे आए कि सर आप, पता चला कि आप भी इसमें हैं तो कैसे क्या करेंगे, मुझे सर्वे करना है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तब मुझे पता चला कि अच्छा आपकी बहाली हुई यहाँ पे, मुझे तो पता ही नहीं है। यानी अल्टीमेट आप ये कहना चाहते हैं? और एज ए वार्ड मेंबर, अच्छा। वहाँ का वार्ड मेंबर तो मेरी पत्नी है, फिर भी मैं डील करता हूँ जी। तो मेरी पत्नी को भी पता नहीं है कि मेरे वार्ड में आशा की बहाली है। इसके लिए कौन, किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आप? डायरेक्ट रूप से मुखिया जी हैं। मुखिया जी को चाहिए कि गांव में किसी के माध्यम से, मैं वार्ड मेंबर हूँ, मेरी पत्नी वार्ड मेंबर है, अगर वो मुझे कहते या मेरी पत्नी को फोन करके कहते कि आपकी यहाँ बहाली है और आप देख लीजिए कोई अगर है आपके नज़र में पढ़ी लिखी उस लायक जो आशा का काम कर सके, तो मैं उनको देता वहाँ पे। अच्छा, जब हमारे वार्ड में नहीं रहता तो दूसरे जगह से, दूसरे वार्ड से लिया जाता आदमी। अच्छा, आपको ये चीज नहीं लगता है कि अगर मान लीजिए आपके गांव के जो प्रधान हैं उन्होंने आपको नहीं बताया, तो आपके मोहल्ले में रहने वाले, आपके वार्ड में रहने वाले कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीजें पता होंगी, लेकिन आपको नहीं पता, अभी भी नहीं पता, अभी भी नहीं पता, अभी भी नहीं पता है। इतना सीक्रेटली हुआ कि भाई कानो कान खबर नहीं हुई। कानो कान खबर नहीं। चलिए, ये बातें तो काफी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी, लेकिन हम लोग उस मुद्दे पर ज्यादा नहीं जाएंगे। हम लोग बैठे हैं यूनिसेफ और बीएमसी टीम के बारे में टीम के बातों को रखने के लिए। अब हम लोग थोड़ा से अपने कॉन्सेप्ट को, अपने ओपिनियन को इधर की तरफ मोड़ते हैं। फिर से एक बार हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि सर, कि यूनिसेफ जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के, पोषण को लेकर के और शिक्षा को लेकर के काफी जागरूक है, काम कर ही रही है, तो बीच में वो बीएमसी को बार बार लेकर के क्यों आ जाती है? वो तो खुद बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो बीएमसी की क्यों जरूरत पड़ी उनको? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आना भी चाहिए और इसका मैं इंतजार भी कर रहा था। ये मेरा जॉब का पार्ट है जी, इसी में मैं महारत हूँ कि बीएमसी की क्या जरूरत है जी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जब कोरोना का टाइम आया था जी, तो तब सन्नाटा सा लगता था। अब जब पूरा लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन था, जब घर के आदमी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस टाइम में भी मैं जॉब पे जाता था। जब मैं अपने गांव से लौकी की तरफ जाता था जॉब के लिए, तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगता था कि मैं ही आदमी जिंदा हूँ, बाकी सब मरे हुए हैं, कोई भी गाँव नहीं। क्या कि हर चौक चौराहा रोड एक आदमी मुझे नहीं मिलता था। उस समय मुझे डर लगता था कि ऐसा नहीं कि मैं ही एक आदमी, बाकी सब चले गए दुनिया से, कोई नहीं मिलता था। इस सिचुएशन में मैं वहाँ पे काम किया हूँ। अब आती है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि कोरोना के टाइम में बिहार सरकार की तरफ से आपको याद होगा कि सर्वे किया गया था, घर घर में कितने लोग हैं और कितने लोग बाहर से आने वाले हैं या आए हैं, और जो भी आने वाले थे उनका सर्वे किया जाता था। तो वहाँ पे क्या होता था, खास के मेरी कम्युनिटी, मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, एज ए मुस्लिम मेरी कम्युनिटी में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो लोगों में हैं कि बाहर से आदमी आया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लौकी के एक गांव था अंधरा मठ, सुब्बा टोल जगह का नाम है। वहाँ पे रात में, कोरोना के टाइम में ही रात में एक बस पूरा आदमी भर के आया पंजाब से। तो एक बैरियर लगा हुआ था आपको अंधरा महादेव मठ के पास, वहाँ पे पुलिस ने उनका सब का नाम वाम सारा लिख लिया और उसके बाद वो मैसेज पास कर दिया हम लोग को हॉस्पिटल में कि सर आप लोग जाइए वहाँ पे, सबका स्क्रीनिंग करना है, जितने भी इतना लोग आए हुए हैं, 60-65 लोग आए हुए हैं, उनका स्क्रीनिंग करना है और सबका मतलब आपको सर्वे करना है क्या है। ठीक है सर, मुझे मिल गया। अब हमारी टीम गई, मैंने भेज दिया भाई आप जाइए आप जाइए आप जाइए, डॉक्टर की टीम थी और कुछ आशा थी वहाँ के, भेज दिया वहाँ पे। अब वो हुआ क्या कि सारे लोग घर में घुस गए। जब गए वो लोग कि आपके यहाँ आदमी आया बाहर से, तो नहीं मेरे यहाँ कोई नहीं आया। उनके अंदर डर था कि मैं अगर नाम लिखाऊंगी या लिखाऊंगा तो ये हेल्थ वाले इसको पकड़ के जाकर के क्वारंटाइन में भेज देंगे और ये जान मार देंगे वहां पे। अच्छा, तो वो डर उसी का जो है हम लोग का वहां पे काम आया था, उनको बिठा के समझाना कि भाई ये आपके फायदे के लिए है, ये जो सर्वे हो रहा है सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं हो रहा, पूरे हिंदू मुस्लिम सभी के लिए हो रहा है। ठीक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाहर से इन्फेक्टेड होकर अगर आदमी आ रहा है, अगर आपका स्क्रीनिंग होगा हल्का सा, अगर आप पॉजिटिव आते हैं, 14 दिन आपको क्वारंटाइन रखा जाएगा, आपको फ्री में दवा दी जाएगी, खाना दिया जाएगा आपको, उसके बाद आप अपने घर चले जाइएगा। ये शॉर्ट टर्म का था, ये बात थी।
लेकिन इतना डर फैल गया उन लोग में, तो वो वही डर को हटाने के लिए हम लोग का पार्ट आता है वहाँ। अच्छा, ठीक है, मोबिलाइजेशन का पार्ट है, समझाना है हम लोग को। और हमारा काम मैं बता दूं, जिसे प्रखंड स्तर पे मैं काम करता हूँ, तो मुझे लाइजनिंग करनी है अपने वीडियो से। ठीक है, वीडियो से बात करनी है, ऐसे मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, कहीं तो मुझे ज़रूरत पड़ी तो वीडियो सर से बात करना है। उसके बाद BEO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जैसे कि स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। अभी फिलहाल आपके स्कूल में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, 9 से 14 साल के बच्चों को एक वैक्सीन आया, HPV वैक्सीन। वो पढ़ना है जो कैंसर का होता है, लेडीज में जो कैंसर होता है। आपने देखा होगा, अभी आप न्यूज पढ़े होंगे, एक हिना खान है, एक्ट्रेस है, उनको सर्वाइकल कैंसर हो गया, तो उससे बचाव के लिए ये टीका है, अभी चल रहा है फिलहाल। मेरे गांव में भी आया कुछ दिन पहले, कुटाना ब्लॉक से। तो कुछ ग्रुप में मैंने देखा, कुछ हमारे जान पहचान के ही भाई साहब, उन्होंने मैसेज किया, भैया 2 दिन जो है आप अपने बच्चों को नहीं भेजिएगा वहाँ पे, टीका दे रहे हैं, ये साइड इफेक्ट हो सकता है, अनफर्टिलिटी हो जाएगी बच्चों के। अच्छा, ये जो मतलब बातें कौन फैला रहा है कि अनफर्टिलिटी हो जाएगी? अब जो नहीं जानते हैं, मतलब यही भ्रांति जो है ना, नहीं जानते हैं तो भैया शांत रहें आप। बिहार सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट किसी का जान नहीं मारता, गवर्नमेंट हमेशा बचाव के लिए काम करती है, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट रहा। आपको लगता है कि आप उसमें काम कर रहे हैं तो आपको सारी जानकारी है, तो आप इस सारी कह रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जिनको जानकारी नहीं, कम से कम शांत हो रहे हैं, जो उससे रिलेटेड आदमी उससे पूछ तो ले कम से कम। ऐसा देखा जाता है कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं या जहाँ पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं कि भाई ये चीजें गलत है, आप मत जाओ, मत करवाओ। वहां पे उन लोगों से आप कैसे डील करते हैं? हुआ है अभी रिसेंटली मैं बात बता रहा हूँ, फुलपरास के सिजोलिया गांव में वैक्सीनेशन हुआ एक आंगनबाड़ी केंद्र पर। वहाँ पे लगभग उस दिन 13 से 14 बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ और 4 गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन हुआ। तो दूसरे दिन मैसेज आया हॉस्पिटल पे कि एक बच्चा डेथ कर दिया, और वो भी मुस्लिम कम्युनिटी में। सबसे बड़ा मसला होता है, हम लोग को दिक्कतें आती है जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है और जहाँ पे मुसहर का कम्युनिटी जो होता है, जो नीचे तक दलित जो होते हैं, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है हम लोग को। और लैक ऑफ नॉलेज होता है, इलिटरेसी बहुत कम है वहाँ पे, है ना, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अभी भी 2025 में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। हाँ, भ्रामकता बहुत सारी है कि हमारे आज ये इंजेक्शन पड़ जाएगा तो बच्चे आगे जो वो जवान हो जाएगा तो बच्चे नहीं होंगे, उनको ये सब सोच है उनकी। तो हुआ क्या, बच्चा मर गया। अब वो सारे मतलब आ गए हॉस्पिटल पे, पूरा घेर लिया उन्होंने, हमारा बच्चा मर गया, आप कैसे इंजेक्शन दिए। तो वहाँ पे मेरा पार्ट आता है, यही सब हमारा पार्ट है काम का। कि भैया उनको मैंने समझाया कि एक ही वैक्सीन से आप देख लो, और जो वैक्सीन जो होता है, जैसे ये वैक्सीन भी आया तो एक टैली शीट होता है ANM के पास, वो वैक्सीन का बैच नंबर, एक्सपायरी डेट सारा उस पर भरा जाता है। ठीक है, भर के रखती है वो, कितने बच्चों का टीका हुआ, कौन कौन सा टीका किसको पड़ा, सारा मेंशन रहता है उस पर। एक आपके बच्चे को के अलावा उस दिन और 14 बच्चे को टीका पड़ा था, तो आपका बच्चा ही कोलैप्स किया। मतलब कि कहीं ना कहीं पहले से प्रॉब्लम थी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, बच्चा की तबीयत खराब थी, आप लोग को इंजेक्शन। हम लोग बार बार बोलते हैं, जिस बच्चे को अगर फीवर है, बुखार है या दस्त है, बहुत ज्यादा दस्त है, तो उन बच्चों का टीका नहीं करवाएंगे लिए। अच्छा, उनकी इफेक्ट कर जाता है। हाँ, जब भी ANM आएंगी तो पूछ लेती बुखार नहीं है या फिर दस्त को नहीं हो रहा है ना, उनको टीका नहीं दिलवाते, फिलहाल स्टे कर देते हैं, अगले महीने दिलाएंगे। तो ये दिक्कत है। तो वहाँ पर हम लोग का मोबिलाइजेशन का पार्ट होता है। हम लोग एक समाज को लेकर के बैठते हैं वहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी बैठक बोलते हैं। बैठाएं उनको, बेनिफिट्स ऑफ जो वैक्सीनेशन होता है वो समझाते हैं उन लोगों को कैसे। सर, एक और सवाल दिमाग में काफ़ी देर से आ रहा था कि आप यूनिसेफ में एज ए BMC टीम की तरह काम कर रहे हैं, कोई एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहाँ से BMC टीम ने समाज में कोई एक बड़ा बदलाव लेकर के आया है? कोई कैसा उदाहरण? इससे संबंधित जो हमारा काम है उससे संबंधित बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि कोई आप क्षेत्र का नाम बता सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस बदलाव देखा है, हम लोगों ने लाया बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे पहले जब मैं ज्वाइन किया था न्यूली, और बहुत सारी दिक्कतें आती थी जब पोलियो का दौर चलता था। अभी तो अब पोलियो समाप्त हो गया है, तो साल में कभी एक बार प्रोग्राम हो जाता है। पहले जब 2011 में महीना में 2-2 बार होता था पोलियो का, और 5 दिन चलता था, 5 से 6 दिन चलता था। एक मॉपअप राउंड होता है, छठा दिन जो बच्चे रहते हैं उनका वैक्सीनेशन होता है, बाकी सबका होता है।
एक कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी है, एक गांव है लौकी में, आपको डखी के पास एक गांव है, ठीक है। वो मतलब जब वैक्सीनेशन चालू हुआ तो गए, एएनएम गई, आशा गई वैक्सीन दिलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम लोग पोलियो नहीं पिलाएंगे, पूरा गांव का बहिष्कार है, रोड जाम कर दिया, वो जो पोलियो ही नहीं पिलाएंगे, पोलियो ही नहीं पिलाएंगे, गांव में एंट्री ही नहीं करने देंगे, बैरियर लगा दिया, कुछ और आदमी लग थे, उन्होंने कहा मैं जाने ही नहीं दूंगा अंदर में। इस जमाने में आकर के पोलियो नहीं पिला, ये 2017 की बात है, ये जमाना नहीं, 17 की बात है, 8 से 9 साल पहले से। तो इन्फॉर्मेशन आया हम लोग का हॉस्पिटल पे, तो हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं इसके लिए। सबसे पहले हमको फोन आया, शादाब जी आपका काम, ठीक है, अब बिल करना मुझे। मैं गया वहाँ पे, प्रभारी थे हमारे, वो अब दिवंगत हो गए बेचारे, तो वो थे साथ में, तो फ्री हैंड रहते हैं, आप जाइए गाड़ी लीजिए, जिनको लेना है लीजिए, जाइए। मैं गया वहाँ पे, सर कौन है, क्या है आप, पहले तो इंट्रोडक्शन कराए, हम बताइए। तो भैया हम लोग पोलियो नहीं पिलाएंगे, पूरा गांव का काम है, दिक्कत क्या है वो बताइए। हमारे गांव में लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, ड्यू टू रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी मैं पोलियो नहीं पिलाऊंगा जब तक हमारे यहाँ लाइट नहीं आएगा। कौन सा रिलेशन किसी को जोड़ा जा रहा है? जी, जब तक हमारे यहाँ लाइट नहीं आएगा, रोड नहीं आएगा, तब तक हम लोग पोलियो नहीं पिलाएंगे। अच्छा। बहुत बड़ा मसला हो गया, मैं क्या करूँ। तो बैठाएं, अब तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं, अपना कुछ थोड़ा उसमें असामाजिक तत्व भी रहता है, सबकी अपनी अपनी बोली रहती है, सारी बोली को सुनना पड़ता है। सुन करके फिर शांत करके, माहौल शांत करके, देखिए ये समझाया उसको, सबको बैठाया, बैठाओ भाई बैठो, आप लोग स्कूल है वहाँ पे, स्कूल पे बैठाया मैं सभी को। उसके बाद समझाना शुरू किया कि देखिए भैया ये हम लोग स्वास्थ्य विभाग से आए हैं और आप जो डिमांड कर रहे हैं वो गलत जगह डिमांड कर रहे हैं। आपको जहाँ डिमांड करना चाहिए था वहाँ पे डिमांड नहीं कर रहे हैं। काम नेता ये काम आप वीडियो साहब को बोलिए। आपके बच्चे की तबीयत खराब है, आप अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं, लौकी हॉस्पिटल में इलाज कराने के जा रहे हैं, वहाँ पे इलाज नहीं होता है, तो आप ना वहाँ पे कीजिए स्ट्राइक कि आपके यहाँ जाते हैं, हमारे बच्चे का सही से इलाज नहीं होता है, दवाई नहीं दी जाती है, इसलिए मैं पोलियो नहीं पिलाऊंगा या पिलाऊंगी। ये तो हो गया वही बात कि मेरी तबीयत खराब है और मैं वीडियो साहब के पास जा रहा हूँ कि मेरी तबीयत खराब है। जैसे ट्रेन की पटरी दोनों का भी आपस में नहीं मिलते, वैसे मुद्दों को जोड़ दिया गया। तो वहाँ पे इसी टाइप का हम लोग का काम होता, वहाँ पे समझा बुझा के फिर क्या होगा कि नहीं, वो मैं नहीं समझता, उन लोगों का कहना था वो नहीं समझता, वो आप समझिए, मेरी आवाज को उन तक पहुँचाइए आपके माध्यम से। तो वहाँ पे ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था मैं, लेकिन वादा किया कि आपका काम हो जाएगा, आश्वासन हम दिए काम हो जाएगा, आप जो है अभी पोलियो पिला लीजिए। तो उसके बाद हम कल जो है तो आपके जो जेई है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी विभाग के झंझारपुर रीजन के, उनको मैं बुलाता हूँ और मैं आपसे बात कराऊंगा। तो गारंटी के लिए हाँ गारंटी, तो देख लीजिए आप, अगर नहीं होता ऐसा तो कल हम आपको बांध देंगे। बोले ठीक है, मैं बंधने के लिए तैयार हूँ, मैं आ जाऊंगा खुद, मेरा एड्रेस भी ले लीजिए आप, हॉस्पिटल में मिलूंगा मैं, जब भी चाहे तो आप आ जाना। ठीक है। तो अपने डायरेक्ट बॉस को मैंने फोन किया, सर ऐसी ऐसी बात है, तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैंने वादा किया उनको, तो इलेक्ट्रिसिटी के जो हेड है हमारे झंझारपुर के, उनको बुलाने का। हाँ तो बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं है, मैं आता हूँ कल लेकर के। ठीक है। तो सुबह ही में हमारे बॉस जो है 10-11 बजे और पूरा झंझारपुर की टीम को इलेक्ट्रिसिटी का सब लोग चले आए यहाँ पे। उसके बाद फिर बैठक हुई, तो रोष था पब्लिक में कि भाई 2017 में जी रहे हैं और अभी तक हमारे यहाँ लाइट नहीं है, अंधेरे में है, इवन की रोड भी ईटा ही का था उस टाइम में, तो ढलाई रोड खरंजा टाइप का था, तो ढलाई रोड का मांग था उन लोग का। तो वहाँ पर जो है सभी का साइन हुआ, बोला आप एक एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन के माध्यम से बताया गया ऐसे ऐसे रोड मुझे चाहिए तब। तो बोला ठीक है। तो इसका असर ये हुआ कि अगले राउंड खत्म होने के जस्ट बाद ही पोल वोल का गिरना स्टार्ट हो गया, तार हुआ, और हमारे तो मैं मानता हूँ अपने आप को कि मेरी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई। ठीक है, कम से कम एक बदलाव तो आया। जी। तो ये मैं बदलाव एज एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक बदलाव हुआ कि मेरे वजह से एक समाज को, एक वार्ड को, मतलब वहाँ पे एक गांव को, हाँ वो नाम मुझे याद आ गया, गढ़िया गांव है, टक्की के जस्ट बाजू में गांव है लोग। हाँ तो ये हाँ काफी अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन काफी हेडेक वाला एग्जाम्पल था। बहुत मतलब मुद्दा कुछ और है, कुछ और मुद्दे को लेकर के लोग, लेकिन वही है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते हैं कि भैया मत नहीं पिलाना, मत पिलाओ, हम अपना घर जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं अपने क्षेत्र की तरफ। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसी क्षेत्र से मैं भी बिलोंग करता हूँ। गाँव दूसरी जगह तो बहुत सारा बदलाव हो गया,
अब अपने गांव में कभी देखना चाहते हैं कुछ बदलाव होना चाहे हो या ना हो, या ऐसे ही बस? गांव तो बहुत बड़ा है, बार बार हम जिक्र करते हैं इस बात का। गांव काफी बड़ा है, अकेला पंचायत है, 14 वार्ड है, लेकिन गांव में बहुत सारे मुद्दे हैं और विकास के नाम पर बिल्कुल ठेंगा है। मैं किसी गांव के प्रधान या प्रतिनिधि किसी को मैं जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ एज ए यहाँ पे जो भी पब्लिक है, जो भी जनता है, उनका क्या इसमें काम है, उनका क्या योगदान होना चाहिए, कैसे गांव के विकास के लिए काम करें। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है ये, और बहुत ही मतलब एक क्या बोला जाए उसको, बहुत ही टेंशन देने वाला सवाल है। अभी हमारा एक्सपीरियंस पिछले 4 सालों से रहा है एज ए वार्ड मेंबर। मेरी पत्नी, तो पत्नी चूंकि तो आप तो नाम के लिए होती है, सशक्त नारी की बात की जाती है, सशक्त नारी सशक्त समाज के बारे में बात की जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। लेकिन वो वुमेन एम्पावरमेंट जो है सरकार के समझिए कि फाइलों में ही दबके रह जाता है। मैक्सिमम बहुत सारी महिलाएं हैं जो भी काम करती हैं, खुद हैं, डील करती हैं, लेकिन उच्च पद पर रहने के बावजूद भी जो है बहुत सारी महिलाएं जो घर पे ही रहती हैं, ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, बोलना भी नहीं समझती है। तो ये बात रही। अब जैसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, तो इन सब बातों से अभी आपने कुछ दिन पहले बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। आपने लगातार जो काम यहाँ के जो तथाकथित नेतागण हैं उनको करना चाहिए, जो 5 साल में उगते हैं, 5वें साल उगते हैं और 6ठा साल जीत हार होने के बाद फिर डूब जाते हैं, ये काम उनको करना चाहिए था। ये आपने किया, इसके लिए मैं फिर दोबारा आपका आभारी हूँ इस काम के लिए। आप अपने चैनल के माध्यम से बार बार रोड के बारे में कहा, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। अभी तो खैर इलेक्शन का टाइम था तो ऐसे भी दिक्कतें आई, अभी आचार संहिता भी लग गया था। लेकिन मैं जहाँ तक देखा हूँ और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 4 सालों से इस राजनीति में आने के बाद, तो इस सबसे भ्रष्टाचार बहुत पैमाने पर है, बहुत बड़े पैमाने पर है। और मुझे लगता है कि पंचायत लेवल पर एक वार्ड मेंबर या और एक मुखिया को मतलब मुख्यालय से रखा गया है सिर्फ फिरौती के लिए, उसका कोई काम नहीं है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप एक समझिए कि दलाल टाइप के बन जाते हैं, जो काम नहीं करना चाहिए, जो मतलब नफरत हो गई है मुझसे। मैं बीच में छोड़ने वाला था ये काम को कि नहीं, बहुत घटिया है, दलाली ही दलाली है इसमें और कहीं पे कुछ नहीं है और किसी की बात नहीं होगी। सरकार जब चाहे एक रोड के बारे में, चुटकियों का खेल है, जब चाहे रोड बना लीजिए। अगर सरकार ना चाहे तो भैया 5 साल क्या 10 साल रगड़ लीजिए, अभी कुछ नहीं होगा। हमारे वार्ड में एक वह जगह है, भुस्की पट्टी बोलते हैं, अभी आज़ादी को लगभग 89-90 साल हो गए। कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। अभी तक वहाँ ढलाई का रोड नहीं बना, खरंजा भी है वो भी नहीं दिख रहा। अभी भी ऐसा है, मतलब मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। अभी चूंकि आप आए हैं अपने पंचायत के बारे में, तो अब बताइए कि इसमें किसकी गलती है? अच्छा, यहाँ पर ये भी देखा जाता है ना कि जैसे अगर आप कोई काम ईमानदारी से करते हैं तो बहुत सारे आपके अपने ही ऐसे होते हैं जो पैर खींचना स्टार्ट कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आप दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकारी रिलेटेड से कोई भी काम ईमानदारी से नहीं हो सकती है, ये लिख के ले लीजिए। कहा है कि जब भी वहाँ से फंड रिलीज होगा आपको 30% देना पड़ेगा, चाहे MLA हो चाहे MP हो। अब वहीं से फिर बंदर बांट चालू हो जाता है और जमीनी स्थल पे आते आते वो कुछ भी नहीं रहता है, रोड 1 साल के अंदर टूट जाता है। यही कारण है कि इतना ज़्यादा कमीशन का खेल चलता है वहाँ पर, तो 40-50% उधर ही खत्म हो जाता है। आप 60% में क्या कीजिएगा? खुद जो बना रहा है, जिसको टेंडर मिला है, वो भी तो कुछ पैसा बनाएगा, तो पैसा बनाने के चक्कर में हम पब्लिक परेशान होते हैं और कोई बात नहीं है। सिस्टम बहुत ज़्यादा करप्टेड है। बातें तो राजनीति की बातें हम लोग करने लगे क्योंकि आप थोड़ा सा जुड़े हुए थे उस क्षेत्र से, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। बाकी उसी से कोई लेना देना नहीं, हम लोग बैठे थे हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी बातों को करने के लिए। फिर से एक बार आते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में ही आते हैं फिर से और अपने क्षेत्र में ही आते हैं। यहाँ पे एक मुद्दा मैंने बोला था कि सड़क का मुद्दा उठ गया था, जो कि चलिए जो हो गया सो हो गया। लेकिन अभी वर्तमान में हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर बात करें, यानी हेल्थ की अगर बात करें एक कथा में, तो देखिएगा कि है यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, प्राथमिक हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर उसमें जो उस लेवल का बैठना चाहिए बिल्कुल हाईली क्वालिफाइड, ठीक उसमें शायद NM रहती है या लो लेवल के डॉक्टर रहते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा गांव है उसमें एक अच्छा सा प्राथमिक केंद्र होना चाहिए जहाँ पे नहीं बहुत ज़्यादा तो कम से कम
इतनी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए कि जो इमरजेंसी में काम आए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बिल्कुल ये चीज लापता है गांव से, नादारद है। बिल्कुल, देखिए आप लोग को जानकारी नहीं, कुछ लोगों को जानकारी है। ये अपना इकट्ठा जो है MCH सेंटर है। MCH इन द सेंस कि यहाँ पे आप डिलीवरी पॉइंट है यहाँ पे। मतलब आप कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है, उनका डिलीवरी कराना चाहे तो यहाँ पे आप करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुविधा नहीं दी गई है, सिविल सर्जन के माध्यम से हो या यहाँ के आपके हॉस्पिटल जो फुटाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनके प्रभारी जो है उनके माध्यम से हो, जहाँ पे भी लैक हो। लेकिन इन लोग की गलती की वजह से यहाँ पर, अगर हमने बात किया था आपके गुड्डू जी से बात हुई थी हमारी बहुत पहले, तो उन्होंने कहा था कि मैं कितनी बार दे चुका हूँ एप्लीकेशन CS को। तो वो कुछ अपने स्वास्थ्य केंद्र के कुछ हैं, वो सचिव या जो भी हैं उससे रिलेटेड उसमें है। तो उन्होंने कहा है उनके अनुसार कि मैंने बहुत बार ट्राई किया, मतलब बहुत सारे सिविल सर्जन को दिया इनके बारे में कि MCH सेंटर चालू की जाए यहाँ पे, क्योंकि जनसंख्या यहाँ अपने गांव की बहुत ज़्यादा है। हमारी गांव की महिला जो प्रेग्नेंट है, बहुत इमरजेंसी हो गया मान लीजिए, तो लेके जाना पड़ता है, फुटाना जाना पड़ता है। फुटाना में अगर बहुत सुविधाएं नहीं है या फिर वहाँ से रेफर कर दिया तो उनको जाना पड़ता है फुलपरास। अगर फुलपरास भी नहीं हुआ तो फिर आप बाहर जाती हैं लोग, तो क्यों जाएं हम फुटाना, क्यों जाएं हम फुलपरास, क्यों जाएं मधुबनी, क्यों जाएं दरभंगा DM से। हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। और इसके लिए मैं अब इस माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा यहाँ के नौजवान को कि आप एप्लीकेशन लिखें, उसमें हम सहायता करेंगे आपकी, और आप लोग एकजुट होकर के सभी का साइन करवा करके, और जिस लेवल पे हो, चाहे DM लेवल पर हो, मैं आपके साथ रहूँगा। ये यहाँ पर हमारा प्रोमिस है, मैं आपके साथ रहूँगा। जब भी आप बोलिए इससे रिलेटेड तो मैं आपसे बात कहीं भी करनी हो मैं करवाऊँगा और मैं आपके साथ रहूँगा। ये हमारा। अच्छा, आपने जिक्र किया नौजवान का, बड़े बुजुर्गों की बात छोड़ करके हम नौजवान की बात करते हैं। यहाँ पे आपने कहा कि नौजवान जितने भी है वो इस मुद्दे को लेकर के एक एप्लीकेशन तैयार करें और आगे फॉरवर्ड करें। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो आपस में उलझ जाते हैं। हर किसी को अपना ही क्रेडिट लेना है, अपना ही नाम बनाना है, और गांव के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, उनको अपना चेहरा दिखाना है। क्या कहेंगे आज के युवा के वर्ग के बारे में? कहाँ जा रही है हमारी युवा, जिनको सबको क्रेडिट लेना है, गाँव के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है? ये गलत है। अपने आप में सुधार होनी चाहिए, ठीक है। एक गांव के बारे में सोचना चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आपस की लड़ाई है तो घर में भी होता है, फैमिली है तो लड़िए, अच्छी बात है, लेकिन उस लड़ाई को बस वहीं तक रहिए। जैसा कि मैंने देखा है कि गांव के बगल में, अपने गांव के बगल में एक और गांव है, वहाँ के जो युवा हैं काफ़ी सशक्त हैं, काफ़ी जागरूक हैं अपने गांव को लेकर के। भले वो बाहर में बैठे हों, वहाँ से बाहर से भी बैठ करके वो गांव में क्या विकास का काम करवाना नहीं करवाना वो सारा चीज डील करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के युवा आपस में उलझ जाते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ बात है। बाकी अब मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो भी युवा वर्ग हैं उनकी सोच एक जैसी होनी चाहिए, काम को लेकर के या किसी भी मुद्दे को लेकर के, ठीक है। बहरहाल कोई भी काम हो, अब किनसे भी करवाना है आप मुखिया से करवाएं, इससे जो डायरेक्ट रिलेटेड आदमी है तो पोलाइटली वे में आप बात करें, बदतमीजी किसी से ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली इसी गांव में हमको रहना है, इसी समाज में रहना है। फिर आप अगर बदतमीजी करते हैं किसी से भी तो आप क्या मुंह दिखाएंगे? फिर तो आपके पास उनके पास कभी न कहीं काम होगा ही। अब सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, तो अपनी बातों को आप रखिए, आपको काम से मतलब है, इसमें कोई मुद्दा नहीं है आपस में लड़ने के लिए, गाली गलौज के लिए। मैं फिर से वही बार बोलूंगा, यानी अंततः आप यही कहना चाहते हैं कि जो भी युवा वर्ग हैं, आप अपने बड़े बुजुर्ग से या किसी भी से भी आप सवाल जवाब कर रहे हैं, एक तरबियत के हिसाब से करें। हाँ, एक लिमिट में रह करके, एक लिमिट में रह करके करें, मुद्दा उठाएं लेकिन लिमिट में रह करके। अब बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है और काफी सारे मुद्दों पर हमने बात किया है। और जाते जाते हम आपसे चाहेंगे कि अभी जो हम लोगों ने बात किया यूनिसेफ के बारे में, PMC टीम के बारे में, तो जाते जाते कुछ आप ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो हमारे युवा वर्ग को, हमारे ऑडियंस को प्रेरित करे? जी बिल्कुल। आपने कहा फिलहाल अभी ये बात को कि आप जहाँ भी रहें जी, ठीक है, आप अपने समाज से जुड़े रहिए, समाज और समाज में जो मुद्दा है उनको पॉजिटिवली आप उठाते रहिए, ठीक है। और किसी से बैठ, किसी से शिकवा हम लोग को नहीं करना है। दिक्कत आएंगी, आप तथ्यों को समझिए आप, और एग्जैक्ट क्या है, कौन सी बातें हो रही हैं एग्जैक्ट, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर अपने बातों पर आप
आधी अधूरी बातों को समझते हैं, आप किसी से उलझ जाते हैं, जबकि वो इशू वो नहीं होता है, वो गलत आपको मैसेज मिल जाता है और उस मुद्दे को लेके आपको भिड़ जाते हैं, जबकि एग्जैक्टली कुछ और होता है ना। तो पहले बातों को आप अपने समझ लीजिए, उसके बाद ही कोई अपनी बात को रखिए और मिलजुल के रहिए। अपने गाँव के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, और सबसे बड़ी बात कि आजकल का जो माहौल है वो नशा की तरफ बहुत जा रहा है। मैं देखा हूँ, मैं रहता हूँ यहाँ पे, मैंने देखा है रास्ते में आते हुए जाते हुए, मैं रात को जाता हूँ 10 बजे 11 बजे, तो ये बहुत ही गलत है। आप अपने जो भी हैं, आप बच्चे हैं, आप अपने ख़ानदान का, आप अपने समाज का, आप अपने गांव का लिहाज रखिए। कल होकर के कुछ बिहेव होता है आपसे, कहीं आप जाते हैं पुलिस की कस्टडी में जाते हैं, तो एक गांव का नाम बदनाम होता है, आपके मतलब ख़ानदान का नाम बदनाम होता है, आपके बाप दादा का नाम बदनाम होता है। इन सबों से बचें। आपकी उम्र अभी मतलब आपका फ्यूचर बनाने में अपना देखिए, आपका एम जो है, आप एक मोटो लेके चलिए कि हमको ये करना है। जब तक आप एक एम नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आप किस लिए आए हैं, मुझे क्या करना है, हम किस में कैपेबल हैं, तो उससे रिलेटेड आप काम करिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही है तो हम पढ़ेंगे ही। आपको पढ़ाई क्षमता बहुत सारे हैं यहाँ पे ओनर हैं, आप उसमें ट्राई कीजिए, तो लेकिन पॉजिटिवली कीजिए। चलिए, बातें करके बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच हैं मौजूद मेरे बड़े भाई मिस्टर शादाब। तो जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे मिस्टर शादाब आलम का। और कैसा लगा आपको यह पॉडकास्ट, तो जुड़े रहिएगा हमारे सक्सेस पॉडकास्ट से और शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका होस्ट ठाकुर नरेंद्र। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो, एक नई सोच और नई उम्मीद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।